नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच प्राचीन भारत के इतिहास के क्रम में अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज को लेकर आई हूँ। और आज की टेस्ट सीरीज में आप देखेंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव भागवत धर्म तथा छठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा एवं यूनानी आक्रमण से संबंधित उन टॉपिक से संबंधित प्रश्न जो कि आप सभी के परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है। साथ में यह भी प्रयास किया जाएगा कि एक प्रश्न के माध्यम से आप सभी को कई प्रश्नों की भी तैयारी करवाना, जो कि आप सभी के परीक्षा के दृष्टिगत अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त हर एक टॉपिक से बताया जाएगा कि इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की टेस्ट सीरीज को। प्रथम क्वेश्चन है आप सभी के बीच, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा उनका गृह त्याग। आप सभी को अवगत कराना है साथियों, चक्र परिवर्तन और अन्य जो ऐसे शब्दावलियाँ हैं जो कि बुद्ध के जीवन से संबंधित है, तथा बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ बौद्ध धर्म के प्रतीक भी हैं, जैसे जन्म से कमल एवं साठ प्रतीक है, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल, निर्वाण से पद चिन्ह। तो ये बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ बौद्ध धर्म के प्रतीक है जिनका आप सभी को जानकारी होना जरूरी है। साथ में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ। कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ। उनके पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि साक्यगढ़ के प्रधान थे। माता का नाम क्या था? तो माता का नाम माया देवी थी और प्लस 21 गणराज की थी, कोलिया गणराज की थी। ठीक, तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है? देखिए, पिछले क्वेश्चन में आप देखिए गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। और उनके निधन की परिस्थिति को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। और जब वो ज्ञान प्राप्त किए तो उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मल्ल। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सुकर मद्दव खाने को दिया। इससे उन्हें रक्त तिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद ही वे कुशीनारा, जो कि मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, वहां पहुंचे और यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और जब वो धर्म की प्राप्त किए थे, जब उनका पहला जो प्रबोधन हुआ था, उस परिस्थिति को क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ फिर आप देखिए गृह त्याग को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। धर्म की जब प्राप्ति हुई, प्रबोधन उनका हुआ, तो उस परिस्थिति को क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। और ये जब उनका निधन हुआ तो महापरिनिर्वाण कहा गया। तो ये तीनों शब्द बहुत ही ध्यान से रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अर्थात 3 और 4 का, कौशल का और मगध का था। देखिए, विकल्प में दिए गए महाजनपदों में से कौशल एवं मगध महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था।
गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध एवं कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किए थे। आप देखते हैं नेक्स्ट, अलार कलाम कौन थे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे, ठीक है। और प्रश्न में दिए गए विकल्प में कौन सा उत्तर होगा? तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बुद्ध के एक गुरु। बुद्ध के एक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वसुमित्र उसकी अध्यक्षता किए थे। प्लस ये भी जान लीजिए बौद्ध संगतियाँ हुई कितनी थी, ये बौद्ध संगति के बारे में चर्चा किया जा रहा है। कुल 4 बौद्ध संगति हुई थी। प्रथम हुई थी कहाँ पे? राजगृह में। और उसकी अध्यक्षता कौन किया था? महाकश्यप या महाकश्यप किए थे। और किसके शासनकाल में हुआ था? कौन शासक था? तो अजातशत्रु। द्वितीय जो बौद्ध संगति हुई थी वो कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में? सुबुकामी के। कौन शासक था उस समय? कालाशोक, ठीक है। तीसरी जो बौद्ध संगति हुई थी वो थी पाटलिपुत्र में, और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? मोगलीपुत्र तिस किए थे। और शासक कौन थे? अशोक। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो चतुर्थ जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। अध्यक्षता वसुमित्र किए थे और उपाध्यक्ष अशोकघेष थे। और शासक आप देख रहे हैं कनिष्क। तो साथियों ये चारों बौद्ध संगतियाँ आप सभी के परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 और 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। कैसे? 3, 2, 1, 4, ठीक है। देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषि पत्तनम अर्थात सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन दिया गया नाम दिया, एवं कुशी नारा में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यमक बुद्ध पीठक से संबंधित है। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अभिधम्म। यमक और बुद्ध पीठक से संबंधित है अभिधम्म, ठीक है। अभिधम्म पीठक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है और यह प्रश्नोत्तर के रूप में है। अभिधम्म के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित है। ध्यान से सुनिएगा। धम्म संगड़ी, विभंग, धातु कथा, युगल पंचती, कथा वस्तु, यमक और अट्टान, जिसे यहाँ पर पीठक उल्लिखित किया गया है। इसके अलावा कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा, अष्टांग मार्ग की संकल्पना किसका है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है ये, ठीक है। क्वेश्चन ये आएगा कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। क्वेश्चन आएगा कि बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था, तो बोध गया में। क्वेश्चन आएगा ये
कि त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो उत्तर होगा बौद्धों से। क्वेश्चन आएगा कि किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो उत्तर होगा विनय पिटक। तो साथियों, आज मेरे द्वारा आप सभी को इन प्रश्नों के अलावा अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी बताया जा रहा है, जो कि आपके परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक है, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। क्या था कि जब वर्षा ऋतु के समय 4 महीने बौद्ध भिक्षु बौद्ध महाविहारों में निवास करते थे, कहीं पर भ्रमण नहीं करते थे, और इस समय धर्म प्रचार का कार्य स्थगित रहता था। ठीक, तो वर्षा ऋतु की समाप्ति पर जब पुनः ये धर्म प्रचार के लिए आगे बढ़ते थे, तो बौद्ध भिक्षु पवरन नामक एक उत्सव का आयोजन करते थे, समारोह का आयोजन करते थे, और जिसमें पीछे किए गए कार्यों पर विचार करते हुए यदि लगता था कि कुछ ऐसी कार्य किए हैं जो कि गलत था, तो उसको स्वीकार करते थे और फिर आगे अपनी रणनीति बनाते थे। इसी को क्या कहा गया है? पवरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? साथियों, बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है, जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है। जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है तथा दूसरे क्षण वह विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तुएं क्षण मात्र के लिए ही अपना अस्तित्व कायम करती। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुद्ध। नेक्स्ट देखते हैं, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। साथियों, हीनयान महायान दोनों के बीच क्या अंतर है, महत्वपूर्ण कौन कौन है, ये सब जरूर अध्ययन करिएगा। साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कारले में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कारले है कहाँ, तो इसका उत्तर हो जाएगा पुणे में है। पुणे कहाँ है, किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो वेन्सांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है। इस प्रकार से साथियों, इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी, कुमारगुप्त। और इसी के साथ 2-3 क्वेश्चन और। क्वेश्चन ये आएगा कि वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है, तो उत्तर हो जाएगा गुजरात। क्वेश्चन ये आएगा, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो यह बिहार में राजगीर के निकट स्थित है। क्वेश्चन आ जाएगा, बौद्ध शिक्षा का केंद्र, तो विक्रमशिला। ठीक है, क्वेश्चन कई बार नागार्जुन पर भी आया है, जो कि यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन बताया जाना बेहद ज़रूरी है।
क्वेश्चन आएगा कि नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे, तो माध्यमिक से थे। फिर क्वेश्चन इसी से एक और बनता है कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे, उत्तर हो जाएगा नागार्जुन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था या थे? तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन आपका बी। ठीक है, ऑप्शन बी 2 और 3, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। इसी के साथ हीनयान और महायान में क्या अंतर है, सुनिए। हीनयान का शाब्दिक अर्थ निम्न मार्ग, महायान का शाब्दिक अर्थ उत्कृष्ट मार्ग। हीनयान इसके प्रमुख संप्रदाय हैं वैभाषिक और सौत्रांतिक, जबकि महायान इसके प्रमुख संप्रदाय हैं शून्यवाद, विज्ञानवाद। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है शून्यवाद, विज्ञानवाद, तो आपके बौद्ध महायान से मतलब ये भी सारे इसके अंतर भी पूछे जाते हैं। या तो बौद्ध धर्म पूछ देगा कि किस धर्म से संबंधित है, या तो हीनयान या महायान भी पूछ सकता है। तो बहुत ही आप अच्छे से पढ़ेंगे। हीनयान में महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना गया है, जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया है। हीनयान में यह व्यक्तिवादी धर्म है, इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। लेकिन महायान में क्या है, इसमें परोपकार और पर सेवा पर भी बल दिया गया, जिसका उद्देश्य है कि समस्त मानव जाति का कल्याण करना। और तमाम ऐसे अंतर हैं जिसे आप पढ़ेंगे तो स्वयं अवगत हो जाएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 4 3 2, 1 4 3 2। ठीक है। आदिनाथ का प्रतिमा लक्षण वृषभ है। मल्लीनाथ का प्रतिमा लक्षण क्या है, जल कलश। पार्श्वनाथ का सर्प है। संभवनाथ का अश्व है। इसके अलावा अन्य भी तो तीर्थंकर हैं जिनके प्रतिमा लक्षण हैं, कई प्रतीक चिन्ह हैं, जिसे प्रतीक चिन्ह भी कहा जाता है। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये सारे परीक्षा में पूछे जाते हैं। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह बैल, अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी, संभवनाथ का अश्व, पद्मप्रभ का कमल, सुपार्श्वनाथ का साथिया यानी स्वास्तिक, मल्लीनाथ का कमल है, आपका पार्श्वनाथ का सर्प है, नमीनाथ का नील कमल है, महावीर स्वामी का सिंह है और नेमीनाथ का शंख है। ध्यान रखिए महावीर स्वामी का क्या है, सिंह है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऋजुपालिका। ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था। कई क्वेश्चन और भी है। क्वेश्चन आएगा जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ध्यान रखिए जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव हैं। ठीक है। क्वेश्चन आएगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो उत्तर होगा ऋषभ देव। ठीक। क्वेश्चन आएगा कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है, तो ये वाराणसी से संबंधित है। और महावीर से संबंधित कई क्वेश्चन बनेंगे कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, उत्तर हो जाएगा कुंडल ग्राम में हुआ। ठीक है। और फिर उनके जीवन मृत्यु से संबंधित तमाम प्रश्न भी बनते हैं, जैसे उनके पिताजी का क्या नाम था, माताजी का क्या नाम था, उनके कौन कौन से उपदेश थे। इस प्रकार से कई क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन आ जाएगा स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन आ जाएगा अणुवत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया तो जैन धर्म ने किया था।
क्वेश्चन आएगा अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रूढ़ सिद्धांत है, तो उत्तर हो जाएगा जैन मत। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए थेरी गाथा। ठीक है साथियों, मेरे द्वारा आप सभी के बीच इन प्रश्नों के साथ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी आप सभी को तैयार कराए जा रहे हैं, जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि आप सभी इस टेस्ट के माध्यम से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्षमता को डेवलप कर ले। आप सभी को अवगत कराना है कि जैन धर्म के संबंध में अन्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जैसे आ सकता है, जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत क्या है या आधारभूत बिंदु क्या है। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, जिसमें अहिंसा यदि होगा तो आप अहिंसा को ही टिक लगाएंगे, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण इसका बिंदु है। क्वेश्चन ये बनता है स्थानक वासी संप्रदाय का संबंध किससे है, तो ये जैन मत से संबंधित है। और तमाम प्रश्न बनते हैं, और मैं आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलती हूँ। सुमेलित करना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको लाए जाने के एकमात्र उद्देश्य है कि इस टॉपिक को याद करवाना आप सभी के बीच। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। लकुलिस का सिद्धांत पाशुपत, नागार्जुन का शून्यवाद, भद्रबाहु का जैन, गोसाल आजीवा का, ये चारों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में है। सेपरेट भी क्वेश्चन इनमें से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आता है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल थे। क्वेश्चन बन सकता है कि आपका कि संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था, तो आजीवक, ये आजीवक जो संप्रदाय है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनार कौन थे। तो साथियों नैनार सेव थे। ठीक है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुने मैं आप सभी को क्या बताना चाहती हूँ। पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार कहाँ हुआ, हमारी दक्षिण भारत में हुआ, अब विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ। और इस क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने के लिए 2 संप्रदाय काफ़ी प्रसिद्ध रहे, जिसमें एक नैनार था और दूसरा अलवार था। ठीक है, तो जो नैनार थे वे कौन थे, आपके शैव समर्थक थे, शैव भगवान की पूजा पाठ करते थे। जबकि जो अलवार थे वे कौन थे, आपके विष्णु के उपासक। और ये परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, प्लस ये भी पूछे जाएंगे कौन कौन नैनार हैं, कौन कौन अलवार हैं। ठीक, तो किस प्रकार से इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं मैं आप सभी को बताने का प्रयास करती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तिरुज्ञान। पोइगई, पूडम एवं तिरुमंगलई अलवार संत थे, जबकि तिरुज्ञान नैनार संत थे। ठीक है, तो आप देखिए अपनी किताब में कौन कौन से ऐसे नैनार संत हैं, कौन कौन से अलवार संत हैं, क्योंकि प्रायः सुमेलित करने के क्रम में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गुप्त का। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का ही राज चिन्ह था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा है परीक्षा में कई रूपों से। फ्रेंड्स, भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी और इस पर उत्कीर्ण लेख में ही हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देव देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। इस प्रकार से इसका सही आंसर हुआ फ्रेंड्स ऑप्शन बी, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? जितने भी अवतार हैं आप सभी को जरूर अध्ययन करना है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वाराह। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो फ्रेंड्स, जैन धर्म से क्या संबंधित है? पावापुरी। हिंदू धर्म से वाराणसी, इस्लाम धर्म से मदीना, ईसाई धर्म से वेटिकन। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन सी। जी हाँ, 3 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अगुत्तर निकाय भगवती सूत्र। ठीक है, और इसी के साथ आप सभी को इस टॉपिक के लिए मैं बताऊंगी कि इस टॉपिक में आप अवश्य ही 16 महाजनपद का नाम तैयार करें कि कौन कौन सा 16 महाजनपद में आते हैं। दूसरा, उनकी क्या राजधानियाँ थी, प्लस आधुनिक स्थल उनका क्या था। जैसे मान लीजिए इंद्रप्रस्थ, तो किस किस क्षेत्र में उसका विस्तार था। मतलब कि कुरु महाजनपद जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है, ठीक है, तो कुरु महाजनपद का क्षेत्र मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर में पड़ता है। तो अन्य जितनी भी महाजनपद हैं उन कौन कौन से क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे पहले यहाँ पे मैं बता देती हूँ 16 महाजनपद: कुरु, पांचाल, सूरसेन, वश, कोसल, मल्ल, काशी, अंग, मगध, वज्जी, चेदी,
मत्स्य, अस्मक, अवंती, गंधार, कंबोज। अब राजधानियों को भी सुने। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की राजधानी अहिछत्र तथा काम्पिल्य, सूरसेन की राजधानी मथुरा, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कोसल की राजधानी साकेत तथा श्रावस्ती, मल्ल की राजधानी कुशीनगर और पावा, काशी की राजधानी वाराणसी, अंक की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी गिरिव्रज अथवा राजगिरी, वज्र की राजधानी मिथिला, वैशाली व जनकपुरी, चेदी की राजधानी सुत्तिवती, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, अस्मक की राजधानी पोतन या पोटिल, अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा महिष्मती, गांधार की राजधानी तक्षशिला, कंबोज की राजधानी राजपुर हाटक। ठीक है, और जो आधुनिक स्थल है उसके बारे में भी आप अवश्य अवगत हो लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। देखिए, आपको मैं बताई ना कि आधुनिक स्थल भी आपको देखना होगा। तो मत्स्य महाजनपद का स्थल, तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गणसंघ को हराकर आत्मसात किया? ये बहुत ही फेमस शासक है जिसके नाम से ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, वह राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, जिसने मगध साम्राज्य में वज्जी गणसंघ को हराकर आत्मसात किया। तो इसका सही उत्तर हो गया साथियों ऑप्शन डी, अजात शत्रु। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वही आपके महाजनपद और उनकी राजधानियों से। आई होप कि आई एम 100% श्योर अवश्य ही आप इसका सही उत्तर लगाएंगे, क्योंकि अभी सारा उत्तर आप सभी के बीच उपलब्ध कराया गया है। तो फ्रेंड्स, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की राजधानी अहिछत्र, कोसल की राजधानी साकेत, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। तो उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन बी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? प्राचीन कालीन भारत में एक ही शिल्प अथवा व्यवसाय करने वालों के समूह को श्रेणी की संज्ञा प्रदान की गई है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि श्रेणी की संज्ञा किसको दी गई है? तो प्राचीन कालीन भारत में एक ही शिल्प अथवा व्यवसाय करने वाले समूह को श्रेणी कहा गया है। इनके उद्भव का एक महत्वपूर्ण कारण उत्तर वैदिक काल में उद्योग धंधों का स्थानीयकरण था। श्रेणियाँ देश के व्यापार वाणिज्य का संचालन, वस्तुओं की गुणवत्ता व कीमत निर्धारण के साथ साथ अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण करती थी। उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी श्रेणियों का प्रचलन का उल्लेख मिलता है, अर्थात उत्तर भारत में भी और दक्षिण भारत में भी। तो इस प्रकार से इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में ही प्रचलित नहीं थी बल्कि दक्षिण भारत में भी थी। ओके, तो आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो फ्रेंड्स, सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी मसग्ग थी। यूनानी लेखों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिक के मारे जाने के पश्चात यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया। इस प्रकार उत्तर इसका क्या होगा? ऑप्शन डी, मसग्ग। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सिकंदर की सफलता के निम्न कारणों में से क्या कारण?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1, 2, 3। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों की सहायता मिली थी। ठीक है, वह एक अच्छा प्रशासक था। ये नहीं होगा, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी सत्य होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन सी डायमेकस। ठीक है, डायमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राज्यसभा में भेजा था। ठीक है, तो साथियों आज आप सभी के बीच 30 क्वेश्चन आप सभी की स्टेज सीरीज में लाया गया। आप सभी अवश्य ही अपने द्वारा किए गए सही प्रश्नों की संख्या जरूर बताएंगे कमेंट में, क्योंकि आप सभी द्वारा बताए गए उत्तर के क्रम में ही रणनीति बताई जाती है। आप सभी बोले कि मैम यहाँ मुझे दिक्कत हो रही है, उसके क्रम में उस समस्या को दूर करने के लिए आगे के क्लासेस लाए जा रहे हैं। आप सभी को कहाँ और भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, बेहिचक होकर आप अवश्य ही बताएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है साथियों, जब आप अपनी कमियों पर काम करने लगेंगे कि कैसे उन कमियों को दूर किया जाए, तो निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे। साथियों हर एक सामान्य व्यक्ति ही सफल होता है जब वो अपनी कमियों को दूर करने के लिए वर्क करता है, क्योंकि जिस दिन आप अपने कमियों को दूर करने के लिए काम करेंगे उस दिन ही आप पावरफुल हो जाएंगे हर क्षेत्र में। तो आप अवश्य ही अपनी समस्याओं से अवगत कराइएगा। मैं आप सभी के कमेंट को अवश्य ही पढ़ती हूँ और कमेंट के क्रम में ही आप सभी के बीच जो भी तमाम क्लासेस वगैरह लाए जाते हैं उसको लाया जाता है। जाते जाते आप सभी के भीतर छिपे ऊर्जा को जागृत करने के लिए, आप सभी की सफलता के लिए कुछ मोटिवेशनल संदेश देती हूँ। यदि आपने हवा में महल बनाए हैं, हेनरी डेविड थ्योरी वाल्डन कहते क्या है कि यदि आपने हवा में महल बनाए हैं तो आपका काम खोना नहीं चाहिए। यही वह जगह है जहाँ उन महलों को होना चाहिए। अब उन महलों की नींव बनानी शुरू कर दे। फिर से ध्यान से सुनो, फिर से ध्यान से आप सभी सुने कि मैं क्या कह रही हूँ। हेनरी डेविड थोरो वाल्डन का एक विचार है जिसे यदि आप अपने जीवन में उतारें तो निश्चित रूप से आप कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। यदि आपने हवा में महल बनाए हैं तो आपका काम खोना नहीं चाहिए। मतलब जो आप सोच लिए हैं कि मुझे ये चाहिए, तो अब उसको प्राप्ति के लिए अब आपको कार्य करना है। और यही वह समय है कि उस हवा में बनाए गए महल को कैसे आप क्रियान्वित करें, उसकी नींव कैसे मजबूत हो कि आप उस हवा में महल में एंट्री प्राप्त कर सकें। तो आज मैं उन तमाम देश के युवाओं को यह संदेश देना चाहती हूँ, हवा में महल तभी बनते हैं जब आपके दृढ़ इच्छा शक्ति काफ़ी सशक्त होती है। जब आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति सशक्त होती है तो 100% आप सफलता प्राप्त करते ही करते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी अवश्य ही कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों न हो, सुनिश्चित रूप से अपनी पढ़ाई की गति को जरूर आगे बढ़ाइएगा। कभी भी पढ़ाई असफल नहीं होता है। निश्चित रूप से सही दिशा में किया गया प्रयास आप सभी को सफलता सुनिश्चित रूप से जरूर दिलाएगा। इसी आशा, संदेश, विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी सफलता प्राप्त करेंगे। ऑल द बेस्ट।